हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हो अंडर कैलकाटा यूनिवर्सिटी और सेमेस्टर 4 में कॉस्टिंग की एग्जाम देने वाले हो आने वाले कुछ दिनों में, तो हम लोग आज कॉस्टिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसकी फटाफट से रिवीजन करेंगे। चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है क्योंकि यहां पर थोड़े से कैलकुलेशंस होते हैं, लेकिन मैं आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को फटाफट से रिवाइज करवा दूंगा और कुछ रिलेवेंट एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल भी मैं आपको करवाऊंगा। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो यहां पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं समझा पाऊंगा अपने रेगुलर बैच की तरह, क्योंकि टाइम इज ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट। एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको फटाफट से सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना है, तो इसलिए मेरी स्पीड जो होगी, जो पढ़ाने का जो मेरा पेस होगा वो थोड़ा सा फास्ट होगा। लेकिन अगर आप पूरे ध्यान से इस लेक्चर को देखते हो तो मैं आपसे वादा करता हूं ये पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उन्हें जरूर से कर पाओगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के रिवीजन चैप्टर को, जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देखना पड़ेगा, इसके बाद ही हम लोग प्रॉब्लम में जा सकेंगे। क्योंकि वैसे तो ये जो चैप्टर है इसमें से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला पता होनी चाहिए। और चलिए सबसे पहले हम लोग उन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज है वो है इनकम स्टेटमेंट। आपको ये इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले पता होना चाहिए। क्या है ये इनकम स्टेटमेंट? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन एंड लेस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। यानी हम लोग अपने बिजनेस के सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमें जो अमाउंट मिलता है इसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, और फिर इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा बिजनेस की प्रॉफिट। अब एक बार जरा इसके ऊपर नजर डालते हैं। देखने में ये बहुत ही आसान सा छोटा सा सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, एक टेबल है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में ये आपको काफी हद तक हेल्प करेगा। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, बिजनेस की जो भी सेल्स होती है ना, इसमें से सबसे पहले हमें कौन से खर्चे को रिकवर करना पड़ता है? वेरिएबल कॉस्ट को, है ना। रीजन ये है कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपके ऑपरेशन, एक्टिविटी और प्रोडक्शन की वजह से हो रही है। यानी अगर आप बिजनेस ऑपरेशन नहीं करोगे, कोई प्रोडक्शन नहीं करोगे, तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी अवॉइड हो सकती है। तो क्योंकि आप बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, प्रोडक्शन कैरी ऑन कर रहे हो, इसके वजह से आपको एडिशनल कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है, जिसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और ये वेरिएबल कॉस्ट आपके लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ वेरी करता है। यानी जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, जब आप प्रोडक्शन कम करोगे तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते हो तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं लगेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट इसका नाम ही इसलिए है क्योंकि ये वैरी करता है। किसके साथ वैरी करता है? इट वैरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अमाउंट बचती है ये होती है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से हम लोग क्या करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है हमारे बिजनेस का जो सेटअप कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है। यानी कि आप प्रोडक्शन करो या ना करो, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये आपको हर हाल में देने पड़ेंगे। ये बिजनेस की अनअवॉइडेबल नेचर की कॉस्ट होती है। यू विल हैव टू बियर विद द फिक्स्ड कॉस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यानी आपकी प्रोडक्शन की लेवल ज्यादा हो, आप कम वॉल्यूम में प्रोडक्शन करो या ज्यादा वॉल्यूम में करो, या फिर प्रोडक्शन ना करो, फिर भी आपको फिक्स्ड कॉस्ट बियर करना पड़ता है। तो हम लोग अपने कंट्रीब्यूशन में से क्या करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं। इसके बाद फाइनली हमें हमारे बिजनेस की प्रॉफिट मिलती है। इस छोटे से टेबल को हम लोग बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट है। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहां पर इस टेबल में आप देख सकते हो मैंने हर एक आइटम को ना एक नोटेशन से इंडिकेट किया है। जैसे सेल्स के लिए मैंने लिखा है कैपिटल एस, वेरिएबल कॉस्ट के लिए मैंने लिखा है VC, कंट्रीब्यूशन के लिए कैपिटल C, फिक्स्ड कॉस्ट के लिए FC और प्रॉफिट के लिए कैपिटल P। तो ये सारे नोटेशंस आने वाले फॉर्मूलाज में भी हम लोग यूज करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब नीचे आप देख सकते हो मैंने कुछ ग्रीन कलर से
मैंने कुछ शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जितना भी कुछ मैंने ग्रीन कलर से नीचे लिखा है हैशटैग देकर, ये ऊपर के इनकम स्टेटमेंट से ही मैंने डिराइव किया है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखो, S माइनस बी माइनस एफ इक्वल्स टू पी। इसका मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, सेल्स माइनस बी इक्वल्स टू एफ प्लस पी। इसका मतलब क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, एस माइनस बी मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आएगा आपका कंट्रीब्यूशन। और ठीक इसी तरीके से एफ प्लस पी, ये क्या आएगा, ये भी आएगा कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये जो सेकेंड फॉर्मूला यहां दिया गया है ना, ध्यान से देखिए, ये जो सेकेंड फॉर्मूला यहां पर दिया गया है, ये दोनों ही किसके बारे में है, कंट्रीब्यूशन के बारे में। ये दोनों ही किसके बारे में है, कंट्रीब्यूशन के बारे में। इसके बाद बोला जा रहा है सेल्स माइनस बी इक्वल्स टू सी और एफ प्लस पी इक्वल्स टू सी। तो यहां पर ये सारी चीजें जो मैंने इनकम स्टेटमेंट में आपको कराई थी, इसी को यहां पर छोटे छोटे से फॉर्मूला के फॉर्म में बता दिया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। आपने इस चैप्टर में कई जगह पे सुना होगा ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, आप सबसे पहले देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में लिखा है, ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ सेल्स वेयर प्रॉफिट इज जीरो। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट एक्चुअली में लेवल ऑफ सेल्स है, इसलिए मैंने लेवल ऑफ सेल्स को हाईलाइट किया है। ब्रेक इवन पॉइंट एक्चुअली क्या है, आपके बिजनेस की वो सेल्स की लेवल जहां पर प्रॉफिट जीरो हो जाती है, जहां पर प्रॉफिट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यानी आप जो भी इनकम अर्न कर रहे हो सेल करके, इसमें से जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे, तो अल्टीमेटली आपका जो प्रॉफिट आएगा वो नील आएगा। यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। ना आपकी कोई प्रॉफिट हो रही है, ना आपका कोई नुकसान हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसे ही हम लोग कॉस्टिंग में बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। सो इट इज द लेवल ऑफ सेल्स, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, अगर आपको अमाउंट में कैलकुलेट करना है, मनी के टर्म्स में, रुपीस में कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है ये हम लोग आगे बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट में। पीवी रेशियो का मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो ये आपका हो गया बीईपी का फॉर्मूला, अगर आपको वैल्यू में फिगर फाइंड आउट करना है। अगर आपको क्वांटिटी में यानी कि यूनिट्स या केजी ऐसे आपको टर्म्स में अगर आपको फाइंड आउट करना है आंसर, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यानी ये जो दो फॉर्मूला दिए गए हैं बीईपी के, ये दोनों के दोनों ही ब्रेक इवन पॉइंट के ही फॉर्मूला है। जस्ट आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला जब यूज करोगे तो आंसर अमाउंट में आएगा, सेकंड फॉर्मूला यूज करोगे तो अमाउंट जो है वो क्वांटिटी यानी यूनिट्स में आएगा। थर्ड जो फॉर्मूला है ये भी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसे हम लोग बोलते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो एकदम ही सिंपल है, पीवी रेशियो एकदम ही सिंपल है, आप मन में याद रखिए पीवी रेशियो क्या है, इट इज द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स। इट इज द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स, यानी आपके बिजनेस में जो आप कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हो, ये कंट्रीब्यूशन की सेल्स के ऊपर क्या परसेंटेज है, यानी सेल्स का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, सेल्स का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं पीवी रेशियो। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पीवी रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है आप देखो, C by S into 100। C by S का मतलब C stands for contribution, S stands for sales। तो contribution by sales into 100। यहां पर मैंने 4 फॉर्मूलाज दिए हैं। आप लोग बोलोगे सर पीवी रेशियो के 4 फॉर्मूला है तो हमें कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा एग्जाम में। देखिए आपको एग्जाम में कौन से फॉर्मूला को अप्लाई करना है ये तो डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम के अंदर किस तरीके से डेटा दिया गया है, क्या इंफॉर्मेशन किस तरीके से प्रोवाइड किया गया है। लेकिन जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, ज्यादातर प्रॉब्लम इस फॉर्मूला से ही सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी इंफॉर्मेशन इस तरीके से घुमा फिरा कर दिया जाता है कि आपको अदर फॉर्मूला की यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो याद रखना आपको सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए। आपको नहीं पता एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरीके के आएंगे, तो कभी ऐसा नहीं करना कि कोई एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं काम हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, आपको सारे याद करने हैं। ठीक है, चलिए तो पहला फॉर्मूला हो गया पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। दूसरा फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट बाय बीईपी सेल्स। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, और फोर्थ फॉर्मूला है 1 माइनस प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। 1 माइनस प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबल, प्रोपोर्शन का मतलब होता है परसेंटेज। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर बिजनेस में वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 40%। कितना है वेरिएबल कॉस्ट बिजनेस में, 40% है।
तो अगर बिजनेस में वेरिएबल कॉस्ट 40% है तो इसे हम लोग डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं? 0.40। तो अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट है 0.40 तो हमारा पीवी रेशियो कितना होगा? पीवी रेशियो हो जाएगा 1 माइनस प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट बोला था ना, तो मतलब 0.60। समझ में आया? और 0.60 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 60%। आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? तो आपका यहां पर देखिए फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। 1 माइनस प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट मतलब परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट की जो भी परसेंटेज होती है ना, उसका जो रेसिप्रोकल होता है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है, वो पीवी रेशियो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अगर मैं आपको आसान तरीके से अगर समझाऊं कि अगर मान लीजिए यहां पर मैं लिखता हूं वेरिएबल कॉस्ट और यहां मैं लिखता हूं पीवी रेशियो, तो अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में बोला गया है कि वेरिएबल कॉस्ट है 20%, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा रिमेनिंग जो है वो क्या होगा? पीवी रेशियो, यानी कि पीवी रेशियो हो जाएगा 80%। अगर वेरिएबल कॉस्ट है 40% तो पीवी रेशियो क्या हो जाएगा? 60%। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अगर वेरिएबल कॉस्ट है मान लीजिए 60%, या चलिए 70 ले लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट है अगर मान लीजिए 70%, तो पीवी रेशियो क्या हो जाएगा? 30%। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि हर एक केस में ये दोनों का परसेंटेज जो होता है वो 100% ही होता है ना? इन दोनों का जो टोटल होता है वो 100% होता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया और वहां पर वेरिएबल कॉस्ट का अगर परसेंटेज दे दिया है तो आप रिमेनिंग पीवी रेशियो मान लो। अगर पीवी रेशियो का परसेंटेज दे दिया है तो बाकी के रिमेनिंग आप वेरिएबल कॉस्ट का मान लो। ठीक है, समझ में आया ये? अच्छा, एक चीज तो आपने जरूर सोचा होगा मन में, आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि सर ये परसेंटेज तो है, पर ये सारे परसेंटेज आखिर किसके ऊपर अप्लाई करने हैं? परसेंटेज हमें किसी फिगर पे अप्लाई करना होता ना, आखिर ये सारे परसेंटेज किसके परसेंटेज है, किनके ऊपर अप्लाई करना है ये फिगर? तो ये सारे के सारे जितने भी परसेंटेज है ये ऑन सेल्स, ये सारे सारे परसेंटेज क्या है? परसेंटेज ऑन सेल्स। यानी कि अगर वेरिएबल कॉस्ट 20% ऑन सेल्स है तो पीवी रेशियो 80% ऑन सेल्स हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट 40% ऑन सेल्स है तो पीवी रेशियो 60% ऑन सेल्स हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? ये सारे परसेंटेज क्या है? सेल्स के ऊपर है। चलिए, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है पॉइंट नंबर 4, वो है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का तो फॉर्मूला आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो, क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कॉस्ट होते हैं इन्हें हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, है ना? फिक्स्ड कॉस्ट मतलब आपके बिजनेस की वो कॉस्ट जो हर हाल में, हर सिचुएशन में आपको पे करनी पड़ती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। और वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो वेरी करती है विद द लेवल और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया? तो इसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो दोनों को जब टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा टोटल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत ही आसान है। पहला वाला फॉर्मूला देखिए, टोटल कॉस्ट जो है वो किससे मिलकर बनता है? टोटल कॉस्ट बनता है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों से मिलकर। तो टोटल कॉस्ट में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। पहला फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से 1 माइनस पीवी रेशियो, अभी मैंने आपको बताया पीवी रेशियो की जो परसेंटेज होगी उस अगर आप उसे उसका रेसिप्रोकल निकालोगे 1 माइनस पीवी रेशियो की परसेंटेज, तो रिमेनिंग क्या बचेगी? रिमेनिंग बचेगी वेरिएबल कॉस्ट, है ना? अभी हमने किया था। इसके बाद जो थर्ड फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के दिए जाते हैं तो ये थर्ड फॉर्मूला काम में आता है। क्या है? चेंज इन ओवरहेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। यानी आपके ओवरहेड में जो चेंज आ रहा है और आपके प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम है, उसमें जो चेंज आ रहा है, इन दोनों के हेल्प से आपको क्या करना है? वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। क्या करोगे? चेंज इन ओवरहेड डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, चलिए इसके बाद बजटेड सेल्स टू अर्न बजटेड प्रॉफिट। कभी कभी आपको ना एग्जाम के क्वेश्चन में ऐसा बोला जाएगा कि हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना है, तो बताइए कितने रुपए का सेल करना पड़ेगा? तो इसका मतलब आपको बजटेड सेल्स मतलब एस्टिमेटेड सेल्स, वो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है, हाउ मच सेल इज रिक्वायर्ड, कि 1 लाख का प्रॉफिट अर्न करने के लिए हाउ मच सेल इज रिक्वायर्ड टू टेक प्लेस। समझ में आया? कितना सेल करोगे कि 1 लाख की प्रॉफिट हो जाए? तो ऐसे में आपको बजटेड सेल्स निकालना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बजटेड सेल्स टू अर्न बजटेड प्रॉफिट। समझ में आया? तो अगर हमें कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रॉफिट बता दिया गया है दैट वी हैव टू कैलकुलेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड इन ऑर्डर टू अर्न दैट प्रॉफिट हाउ मच सेल्स इज रिक्वायर्ड,
तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इसे भी हम लोग अमाउंट में कैलकुलेट कर सकते हैं और यूनिट्स यानी कि क्वांटिटी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अमाउंट में कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? एफ प्लस पी डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। एफ मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, पी मतलब प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये दोनों को ऐड करो और होल डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो आपको पता चल जाएगा बजटेड सेल्स कितनी होनी चाहिए अमाउंट के फॉर्म में, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्मूला से आपको जो आंसर मिलेगा वो अमाउंट के फॉर्म में होगा। सेकंड फॉर्मूला में क्या है? सब कुछ सेम है, बस नीचे डिनोमिनेटर में हमने पीवी रेशियो की जगह कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लगा दिया। फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बाकी सब कुछ सेम है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस फॉर्मूला को अगर आप यूज करोगे तो आंसर आएगी वो क्वांटिटी यानी कि यूनिट्स में आएगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉस यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी। व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो और आप सेल्स करना शुरू करते हो तो स्टार्टिंग में जो आप सेल्स करते हो ना, इससे पहले आपकी कॉस्ट की रिकवरी होती है ना। आप फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों को पहले आप रिकवर करने की कोशिश करते हो, इनकी कलेक्शन करने की कोशिश करते हो। जब आप इतना सेल्स कर लेते हो कि आपकी टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि आपने ब्रेक इवन अचीव कर लिया। आपकी जितनी भी कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट यानी कि फिक्स्ड और वेरिएबल मिला के आपकी जो टोटल कॉस्ट थी, जब आप इसे रिकवर कर लेते हो 100%, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आपने अपना पूरा कॉस्ट रिकवर कर लिया, यानी कि आपने ब्रेक इवन अचीव कर लिया। ब्रेक इवन सेल्स इसे हम लोग बोलते हैं। और टोटल कॉस्ट रिकवर करने के बाद जब आप और एडिशनल सेल्स करते हो तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद एडिशनल जो भी सेल्स होती है इससे बिजनेस को प्रॉफिट होती है। और ये जो सेल्स है ना, इसे ही हम लोग बोलते हैं मॉस यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअली में है क्या? ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर हम लोग जो भी एडिशनल एक्स्ट्रा सेल करते हैं इसे हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? ये भी सेल्स है, ये भी सेल्स है। कौन सी सेल्स? जो हमने ब्रेक इवन के ऊपर एक्स्ट्रा एडिशनल किया है। जैसे कि मान लो आपने टोटल सेल्स की है अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए की, आपने टोटल अपने बिजनेस में सेल की है 5 लाख रुपए की, जिसमें से ब्रेक इवन आपने अचीव कर लिया 3 लाख रुपए में। यानी कि जब आपने 3 लाख का सेल किया तो आपकी टोटल कॉस्ट रिकवर हो गई, यानी कि 3 लाख में आपने ब्रेक इवन को अचीव कर लिया। तो बताइए मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका कितना हो गया? आप मुझे बताइए, टोटल सेल्स आपने किया 5 लाख, ब्रेक इवन आपने अचीव कर लिया 3 लाख में, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 2 लाख। यानी कि टोटल सेल्स में से हम लोग ब्रेक इवन को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि हम लोग आसानी से समझे तो ब्रेक इवन के ऊपर जो भी हम लोग सेल करते हैं वो सब मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स मतलब जो टोटल आपने सेल किया और ब्रेक इवन सेल्स उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है बहुत ही अच्छा है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो अगर आप करोगे तो भी क्या आ जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करते हो ना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, अगर आप इसे यूज करोगे तो आंसर जो आएगा ये अमाउंट में आएगा, रुपीस में आएगा। लेकिन अगर आपको आंसर मान लीजिए यूनिट में निकालना है, सपोज आपको आंसर यूनिट में चाहिए, अमाउंट में नहीं चाहिए, तो सेम फॉर्मूला आप यूज करो। सेम फॉर्मूला क्या लिखोगे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो की जगह आप लिखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो अगर आप अप्लाई करोगे इस फॉर्मूला को तो आंसर अमाउंट में आएगा। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आपका जो आंसर आएगा ये कैसे आएगा? ये यूनिट्स में आएगा, ये आंसर आपका यूनिट्स में आएगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, बस हमने पीवी रेशियो की जगह क्या किया? हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लगा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे बिजनेस की अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो सबसे पहला आसान सा मेथड है, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। आपके बिजनेस की जो भी टोटल कॉस्ट है ये फिक्स्ड और वेरिएबल से मिलकर बनती है, तो टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल माइनस कर दो, क्या बचेगा? फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट इनटू पीवी रेशियो, सेकंड फॉर्मूला, यानी कि ब्रेक इवन सेल्स जितना आपने किया है, अगर आप ब्रेक इवन सेल्स में क्या करोगे? पीवी रेशियो का जो परसेंटेज है वो मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों ऐसा होगा बोलिए? क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स जो होती है यहां पर प्रॉफिट तो कुछ होती नहीं है। ध्यान से सुनिए, ब्रेक इवन सेल्स जो होती है इसमें प्रॉफिट तो कुछ होती नहीं है। इसका मतलब ब्रेक इवन सेल्स में क्या होता है? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो ब्रेक इवन सेल्स में अगर आप पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन सेल्स का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा।
और जो ब्रेक इवन सेल्स का कंट्रीब्यूशन होगा वही तो फिक्स्ड कॉस्ट होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट ब्रेक इवन सेल्स में सेम होता है, तभी तो प्रॉफिट निल होती है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चैप्टर ना, अगर आपको 50% तो समझ लीजिए इस चैप्टर का काम हो गया अगर आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये सारे चीज को हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ये सारे कैलकुलेशन करने के लिए, ये सारी चीजों को फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपके दिमाग में एकदम से अच्छे से याद होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न ऑल दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, अगर आपने ये सारे के सारे फॉर्मूला को लर्न कर लिया तो आप मान के चलो कि इस चैप्टर का 50% काम तो वैसे ही कंप्लीट हो गया। अब जो रिमेनिंग 50% है वो क्या है, इन सारे फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन, यानी प्रॉब्लम में जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा दिया गया है उनको अच्छे से पढ़ना, समझना और अपने दिमाग में ये सोचना कि कौन से सिचुएशन में किस तरह के फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और सेकंड पार्ट है उस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है, उसकी इंप्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, बस अगर ये दो आप कर लेते हो, फॉर्मूला लर्न कर लेते हो, उसको ठीक से अप्लाई कर लेते हो, तो आपको इस चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होगी। जितने भी फॉर्मूलाज मैंने लिखा है इस चैप्टर में, अगर आपने ये सारे के सारे फॉर्मूला को अच्छे से कर लिया तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आप आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। लास्ट में चलिए आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक ब्रेक इवन चार्ट दिखा देता हूं। ये ब्रेक इवन चार्ट सिर्फ आपके समझने के लिए है, आप ध्यान से देखो। यहां पर हम लोग यहां पर एक्स एक्सिस है, यहां पर वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हम लोग मेजर कर रहे हैं आउटपुट, एक्स एक्सिस में हम लोग मेजर कर रहे हैं आउटपुट और वाई एक्सिस में मेजर कर रहे हैं कॉस्ट एंड सेल्स। ठीक है, ठीक है, समझ आया। अब आप देखिए आपके बिजनेस की जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो यहां पर है, आपको दिख रहा है ना, फिक्स्ड कॉस्ट यहां पर है। फिक्स्ड कॉस्ट में फिर वेरिएबल कॉस्ट ऐड होगा। आप इस तरीके से देखिए, मैं आपको समझाता हूं। जब हमारे बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना तो उसका कर्व इस तरीके से बनता है। क्यों इस तरीके से बनता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना, फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा कांस्टेंट लेवल पे चलती है, कांस्टेंट लेवल पे, यानी क्वांटिटी आपकी बढ़े या घटे, क्वांटिटी आपकी बढ़े या घटे, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा यूनिफॉर्म लेवल पे चलेगा। तो इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट इस तरीके की होती है। और वेरिएबल कॉस्ट कैसी होती है, वेरिएबल कॉस्ट का कर्व जो होता है ना वो ऐसा होता है, देखो ध्यान से, ऐसा होता है। वेरिएबल कॉस्ट का कर्व ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट अगर क्वांटिटी कम होगी तो आपको कम देना पड़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। और अगर क्वांटिटी जीरो होगी तो आप ध्यान से देखो कर्व में, अगर क्वांटिटी जीरो होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं लगेगा, वो भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट कर्व इस तरीके से होता है, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इस तरीके से होता है। आपने एक चीज नोटिस किया, अगर क्वांटिटी जीरो भी हो तो भी फिक्स्ड कॉस्ट तो लगता ही है। आप देखो जीरो क्वांटिटी पे भी फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है, आपने देखा। यहां पर हम लोग रुपीस को काउंट कर रहे हैं तो आप देखो जीरो क्वांटिटी पे भी फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नहीं लग रहा है। और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सारे लेवल पे सेम है ना। क्वांटिटी जैसे अगर हम लोग बढ़ाते हैं, क्वांटिटी बढ़ाएंगे फिर भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही लग रहा है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या है, अगर क्वांटिटी जीरो है, प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा। जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होगी वेरिएबल कॉस्ट भी उसी तरीके से प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, अच्छा टोटल कॉस्ट कैसे बनता है, जिस तरीके से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनाते हैं ना, इसी के पैरेलल हम लोग को एक कर्व बनाना पड़ता है। कहां से, जिस पॉइंट से फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से हम लोग एक कर्व ड्रॉ करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से एक कर्व हम लोग ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो होता है ना ये हमेशा वेरिएबल कॉस्ट कर्व के पैरेलल चलता है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जैसे ऊपर उठ रहा है उसी के पैरेलल टोटल कॉस्ट भी चलेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो टोटल कॉस्ट है ना ये कहां से अपने को उठाना है, जहां से फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं टोटल कॉस्ट। समझ में आ गया। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है। ठीक है, चलिए आखिर ये टोटल कॉस्ट बना कैसे, आप खुद ही देखो डायग्राम से आपको समझ में आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर हमने क्या बना दिया, वेरिएबल कॉस्ट, तो बन गया टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर हमने क्या बना दिया, वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या बन गया, टोटल कॉस्ट। आप जानते हो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों सेम होता है, ये दोनों एंगल हमेशा सेम होता है। यानी कि मान के चलिए अगर ये 45 डिग्री है, अगर ये 45 डिग्री है तो ये क्या होगा, ये भी 45 डिग्री होगी। समझ में आया, समझ में आया आपको।
तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट बनता है। फिर हम लोग क्या बनाते हैं, फिर हम लोग बनाते हैं सेल्स। तो जब हम लोग सेल करते हैं ना, तो हमारी सेल किस तरीके से होती है, हमारी सेल होती है कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो, ये हमारी होती है सेल्स। सेल्स, अब आप ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में जब हम लोग सेल करना स्टार्ट किए थे, धीरे धीरे करके जब क्वांटिटी बढ़ा रहे थे, हम लोग सेल करना स्टार्ट किए थे, तो हमारी जो कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट, वो सेल से ज्यादा थी। अब आप ना इन सारे कर्व में सिर्फ दो कर्व में फोकस करो। कौन से दो कर्व में आपको फोकस करना है, ये टोटल कॉस्ट और ये सेल्स, इन दो कर्व पे आप सिर्फ फोकस करो। आप देखो स्टार्टिंग में इनिशियली जब हम लोग प्रोडक्शन चालू किए थे, तो हमारी टोटल कॉस्ट जो थी वो ज्यादा थी, सेल्स वॉल्यूम हमारी कम थी, यानी हमारी जितनी की सेल्स इनकम हो रही है उससे ज्यादा हमारा कॉस्ट लग रहा था, सेल हमारी कॉस्ट से, टोटल कॉस्ट से ज्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे करके जब हमने सेल को बढ़ाया, धीरे धीरे करके जब क्वांटिटी बढ़ी, तो एक ऐसा पॉइंट आया जब ये दोनों बराबर हो गए। आप देख रहे हो, जब ऐसा एक पॉइंट आया जब हमारे सेल्स की वैल्यू और टोटल कॉस्ट की वैल्यू बराबर हो गई, यानी हमने इतने क्वांटिटी को सेल कर दिया जिससे कि हमारी टोटल कॉस्ट रिकवर हो गई, हमारी सेल्स और टोटल कॉस्ट इक्वल हो गई, बराबर हो गई, मतलब टोटल कॉस्ट हमारा रिकवर हो गया। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। और इसके ऊपर जो भी हम लोग सेल करते हैं, ध्यान से देखना, इसके ऊपर जो भी हम लोग सेल करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये है मॉस। समझ में आ रहा है, ब्रेक इवन के ऊपर जो भी सेल करते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और ये जो एरिया है ना, ये प्रॉफिट का एरिया होता है, ये प्रॉफिट का एरिया होता है। क्यों, क्योंकि ब्रेक इवन तक तो हम कोई प्रॉफिट कमाते नहीं है, है ना। स्टार्टिंग में तो हम जो सेल करते हैं उसमें से कॉस्ट रिकवर करते हैं सिर्फ, फिर ब्रेक इवन में जब पहुंचते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाती है, और फिर ब्रेक इवन के बाद से प्रॉफिट अर्न करना हम लोग चालू करते हैं। ब्रेक इवन तक हमारी कोई भी प्रॉफिट बिजनेस में नहीं होती है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी डायग्राम है, इसे ही बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके यहां पर बताया गया है। और इस चार्ट को, इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन चार्ट। समझ में आया, चलिए। तो हमने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जो भी फॉर्मूलाज हमने देखा, अब हम लोग ना और बेटर क्लैरिटी के लिए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग प्रॉब्लम नहीं करेंगे तब तक शायद हमें चीजें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी, और एग्जाम में भी तो प्रॉब्लम ही आएंगे ना। तो चलिए मैं आपको अब प्रॉब्लम करवाता हूं, जिससे आपकी और अच्छे से रिविजन हो जाए। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 years figures are given, 2 years figures are given, DB Limited furnished the following information। ध्यान से देखिएगा, 2 साल का डेटा आपको दिया गया है, ईयर 2004-5, ईयर 2005-6, है ना, 4-5 एंड 5-6 का डेटा दिया गया है। 4-5 में सेल कितना था हमारा, 2 लाख, और 5-6 में हमारा सेल कितना था, 2,50,000। इसी तरीके से प्रॉफिट जो हमारी थी 4-5 में वो थी 30,000, और 5-6 में हमारी प्रॉफिट थी 50,000। तो आपको यहाँ पर दो डेटा दिया गया है, सेल्स का डेटा दे दिया और प्रॉफिट का डेटा दे दिया। आपको यहाँ पर सिर्फ दो डेटा दिया गया है, सेल्स और प्रॉफिट का, और ये दोनों डेटा आपको 2 सालों के लिए दिया गया है, 4-5 और 5-6, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, सबसे पहले तो बोला गया है पीवी रेशियो कैलकुलेट कीजिए, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो में कैलकुलेट करना। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम है, हम लोग ना फॉर्मूला देखकर कैलकुलेट करते हैं। बताइए पीवी रेशियो का फॉर्मूला अभी मैंने आपको दिखाया था, मैं वापस से स्क्रीन पे डिस्प्ले करता हूं। पीवी रेशियो का ये फॉर्मूला है, क्या लगता है आपको कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। पहला फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स इनटू 100। सेल्स तो हमारे पास दिया गया है, लेकिन कंट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं है प्रॉब्लम में, क्योंकि प्रॉब्लम में तो सिर्फ दो ही डेटा दिया गया है, प्रॉफिट और सेल्स। इसके अलावा तो कोई और डेटा प्रॉब्लम में बताया ही नहीं गया है। तो हम लोग सिर्फ इन दो फिगर्स के बेसिस पे पीवी रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, बताइए। इन चार फॉर्मूलाज में मैंने पीवी रेशियो के आपको चार फॉर्मूला यहाँ पर दिखाए हैं, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे कि हमारा पीवी रेशियो निकल जाए। तो आप देख सकते हो हमारा जो सेकेंड फॉर्मूला है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। यहां पर प्रॉफिट और सेल्स ये दोनों के हेल्प से हम लोग पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, और क्वेश्चन में भी तो हमें यही दो बताए गए हैं ना, प्रॉफिट और सेल्स। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ ही सॉल्व कीजिए अपने कॉपी में। प्रॉब्लम नंबर 1 और यहां पर रोमन 1। सबसे पहले पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे, पीवी रेशियो चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स।
डेल्टा प्रॉफिट डिवाइडेड बाई डेल्टा सेल्स। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है, डेल्टा प्रॉफिट मतलब चेंज इन प्रॉफिट, डेल्टा सेल्स मतलब चेंज इन सेल्स। तो डेल्टा प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ, आप मुझे बताइए प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ। देखिए प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ, पहले हमें साल 2004-05 में हमने प्रॉफिट अर्न किया था 30,000, फिर अगले साल 5-6 में हमने प्रॉफिट अर्न किया 50,000, 30,000 से हम लोग पहुंच गए 50,000 में। कितना चेंज हुआ प्रॉफिट में, बताइए कितने का चेंज हुआ, 20,000 का। तो डेल्टा प्रॉफिट कितना हो गया, ₹20,000, ठीक है। डेल्टा सेल्स, सेल्स में कितने का चेंज हुआ आप देखिए, सेल्स हमने पिछले साल किया था 2 लाख, इस साल हमने किया 2.5 लाख, यानी कि 50,000 का। मान लेते हैं ना ये लास्ट ईयर है, इस तरीके से, ठीक है, ताकि जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूं तो आपको क्लैरिटी रहे। मान लेते हैं ये लास्ट ईयर है और ये हमारा करंट ईयर है, ठीक है। लास्ट ईयर है हमारा 2004-05 और करंट ईयर है 5-6। तो लास्ट ईयर हमने सेल किया था 2 लाख का, इस साल हमने सेल किया 2.5 लाख। तो बताइए सेल में कितने का चेंज हुआ, सेल में कितने का चेंज हुआ, 50,000, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.4, दैट इज 40%, है ना। समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो पीवी रेशियो का फॉर्मूला था इसके हेल्प से हमने निकाल लिया पीवी रेशियो कितना है, 40%। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए। नेक्स्ट क्या निकालने के लिए बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो चलिए ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे हम लोग। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, ब्रेक इवन पॉइंट आप देखिए तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, करंट ईयर का डेटा लेते हैं और इसके बेसिस पे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। तो करंट ईयर में हमारा जो सेल्स है वो है 2,50,000, इन 2005-06, क्योंकि आप करंट ईयर का डेटा लेके कर रहे हो तो आप बता दो, इन 2005-06 कंट्रीब्यूशन कितना है, बताइए कंट्रीब्यूशन आपका 2005-06 में आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, सेल्स है आपका 2,50,000। चलिए फॉर्मूला लिख के बताता हूं मैं आपको, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था पीवी रेशियो का मतलब कुछ नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज होता है सेल्स के ऊपर, इसे ही हम लोग बोलते हैं पीवी रेशियो, ठीक है। तो पीवी रेशियो, सेल्स है हमारा 2,50,000, इसके ऊपर अगर 40% आप लोग अप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, ₹1,00,000। तो 5-6 में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 1,00,000, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन जो है हमारा है 1,00,000, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे हम लोग बताइए, हमें पता है सिंस, देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंस कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन में से हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, प्रॉफिट, है ना, इनकम स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था। तो एक काम करते हैं, हमारे पास कंट्रीब्यूशन है और प्रॉफिट है, तो हम लोग एक काम करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू ऐसा कर सकते हैं क्या, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। आप देखिए ये इक्वेशन ठीक है क्या, अगर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट है तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट, राइट, जी हाँ बिल्कुल सही, है ना। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन की फिगर ऑलरेडी है 1,00,000, कंट्रीब्यूशन की फिगर अभी हमने निकाली 1,00,000, और 5-6 में हमारा प्रॉफिट कितना था ये क्वेश्चन में बता दिया है, 50,000। 5-6 में हमारा प्रॉफिट था 50,000। तो ये हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये कैसे निकल गया, फिक्स्ड कॉस्ट हो गया 50,000, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। ये मैंने आपको नोट्स में
दिखाया था फॉर्मूला में, मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। ठीक है, चलिए आई होप ये सारे फॉर्मूलाज आपके पास ऑलरेडी होंगे, आपने जिस भी टेक्स्ट बुक को खरीदा है वहां पर होंगे, या फिर आपने कहीं पर भी क्लासेस ले रखी है किसी भी टीचर से, तो वहां पर भी आपको ये सारे फॉर्मूलाज बताए गए होंगे। तो इसलिए आपको मैं यहाँ पर ज़्यादा फॉर्मूला के ऊपर स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि फॉर्मूला आपको चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके वो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला जो मैंने लिखा है आप उसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो ब्रेक इवन पॉइंट के जो फॉर्मूला हो गए वो क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट अभी हमने निकाला कितना, 50,000, तो यहाँ लिख देंगे 50,000। पीवी रेशियो हमने ऑलरेडी निकाल लिया 40%, तो 40% को हम लोग चाहे तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं 0.40 इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए कैलकुलेटर, $50,000 डिवाइडेड बाई 0.4, 1,25,000, 1,25,000। तो ये हो गया आपका बीईपी। क्योंकि आपने पीवी रेशियो वाले फॉर्मूला से निकाला है तो आंसर आपका अमाउंट में आएगा। ठीक है, 1,25,000। चलिए अगर आपको मान लीजिए, एक मिनट के लिए जस्ट मैं ऐसे बोल रहा हूं, अगर आपको बीईपी मान लीजिए यूनिट्स में निकालना है, यूनिट्स में, तो आप क्या करोगे, यूनिट्स में अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे बोलो, कुछ नहीं, ये जो आपके अमाउंट में आए इसी को आप क्या करो, यहां पर मैं लिख रहा हूं बीईपी इन यूनिट्स। टोटल आपकी बीईपी सेल्स कितनी है, 1,25,000, ये आपकी टोटल बीईपी सेल्स है। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, देखो क्वेश्चन में बताया है, आप देख रहे हो यहाँ टेबल के अंदर बोला गया है, देखो ध्यान से, 10 रुपीज पर यूनिट। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है 10 रुपीज पर यूनिट, यानी कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपए करके है। तो आप टोटल सेल करते हो 1,25,000 और एक यूनिट आप बेचते हो कितने में, 10 रुपए में। इसका मतलब 12,500 यूनिट्स, 12,500 यूनिट्स ये जो है ये आपकी बीपी है। यानी कि अगर 12,500 यूनिट अगर आप बेच लोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए थर्ड क्या निकालना है हमें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर 2004-5 एंड 5-6, हमें दोनों सालों के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। तो ध्यान से देखिए नंबर 3, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 1 माइनस प्रोपोर्शन ऑफ पीवी रेशियो। ठीक है, तो अगर पीवी रेशियो हमारा कितना था, ऊपर हमने कैलकुलेट किया 40%, तो 40% को हम लोग यहां पर लिखते हैं 0.40, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया 0.60, दैट इज 60% ऑफ सेल्स, 60% ऑफ सेल्स। तो यहां पर बताइए देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 4-5 एंड 5-6, 4-5 और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2005-6। सेल्स कितनी थी देखिए, 2004-5 की सेल्स थी 2 लाख और 5-6 की सेल थी 2.5 लाख। ठीक है, तो 2 लाख और 2.5 लाख। चलिए 2 लाख, यहाँ पर 2.5 लाख। ठीक है, दोनों सालों का हमने क्या किया, सेल्स ले लिया। अब वेरिएबल कॉस्ट का जो परसेंटेज है वो कितना है, 60% अभी हमने निकाला, तो बस आंसर आ जाएगा आपका, कितना होगा, 2 लाख का 60% कितना होता है, 1,20,000। ठीक है, 2,50,000 का 60% कितना होता है,
1,50,000। 1,50,000, ठीक है, तो हो गया ये तो बहुत ही आसान था। 1,20,000, 1,50,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमें देखते हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60,000। देखिए ध्यान से क्या बोला, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। 60,000 के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना सेल्स रिक्वायर्ड है। नंबर 4 आपको बताना है कितना सेल्स करेंगे तो 60,000 की प्रॉफिट हो जाएगी। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था कि रिक्वायर्ड या फिर बजटेड सेल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, है ना। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमने ऊपर निकाला था, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना था देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट था हमारा 50,000, दिख रहा है आपको। फिक्स्ड कॉस्ट हमने यहां निकाला था ना 50,000, तो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारा 50,000। प्रॉफिट आपको कितना कमाने के लिए बोला गया है 60,000। 60,000 आपको प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। चलिए तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 50,000 है, 60,000 की प्रॉफिट आपको अर्न करनी है। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं हम लोग, फिक्स्ड कॉस्ट 50,000, प्रॉफिट रिक्वायर्ड टू बी अर्नड 60,000, और पीवी रेशियो हमारा कितना है 40%। मैं डेसिमल के फॉर्म में लिख रहा हूं 40%। टोटल ये कितना हो गया बताइए 2,75,000। 2,75,000, ठीक है। अगर आपको यूनिट्स में निकालना है, ठीक है, तो यहां पर सेम काम करेंगे। यूनिट्स में कैसे निकालेंगे, ये जो टोटल सेल्स है 2,75,000 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर जो है ये यूनिट में आ जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10 रुपीज। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है 10 रुपीज, तो ये आपका 27500 यूनिट्स, यानी कि 27,500 यूनिट अगर आप बेचते हो तो आपके 60,000 की प्रॉफिट हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट और लॉस व्हेन सेल्स आर 1,00,000। यानी अगर आपने 1,00,000 का सेल किया है तो इसमें कितनी प्रॉफिट या लॉस हुई है ये आपको बताना है। ओके, इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा जो अभी हमने अप्लाई किया, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं नंबर 5, सेल्स इक्वल्स टू क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, है ना। ये फॉर्मूला अभी ऊपर भी हमने अप्लाई किया, सेम फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। तो सेल्स आपने कितने की है 1,00,000 की, यही बोला गया ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, प्रॉफिट और लॉस व्हेन सेल्स आर 1,00,000, आपने 1,00,000 का सेल किया है, तो अगर आपने 1,00,000 का सेल किया, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी 50,000। प्रॉफिट कितना है ये तो आपको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए प्रॉफिट को पी में लिख देता हूं, क्योंकि प्रॉफिट तो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और पीवी रेशियो कितना है, पीवी रेशियो था हमारा 40%, जिसके लिए मैं डेसिमल में लिख रहा हूँ 0.04, ठीक है, सॉरी 0.40। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 50,000 प्लस पी इक्वल्स टू 40,000। और अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे तो यहाँ पर आंसर आ रहा है नेगेटिव में, यानी कि -10,000, है ना। आपको समझ में आ रहा है ना।
ठीक है, तो अगर आप 1 लाख रुपए की सेल्स करते हो, 1 लाख रुपए की सेल्स करते हो तो आपको प्रॉफिट नहीं होगी, आपको लॉस हो जाएगा कितने का, 10,000 रुपए का। ठीक है, चलिए सेम फॉर्मूला से हमने निकाला, जो अभी ऊपर वाला फॉर्मूला था सेम फॉर्मूला से हो गया नंबर 5। आगे देखते हैं और क्या बोला है। नंबर 6 में बोला गया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन प्रॉफिट इज 80,000। आपको बताना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन प्रॉफिट इज 80,000। अगर प्रॉफिट 80,000 हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा। तो नंबर 6 में हम लोग लिखते हैं मॉस का फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि मॉस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो। तो अगर आपकी प्रॉफिट है 80,000 जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, और पीवी रेशियो है कितना, 40% यानी कि 0.40, मैंने डेसिमल में लिखा, तो कितना हो जाएगा बताइए। दो लाख। ठीक है, ठीक है, चलिए लास्ट, लास्ट यहां पर क्या बोला गया है, ड्यूरिंग 2006-7 ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट। अच्छा यहां ध्यान दीजिए, ये कुछ अलग सा है। ठीक है, नंबर 7 में ड्यूरिंग द ईयर 6-7, 6-7 का मतलब नेक्स्ट ईयर। ठीक है, 2006-7 हमारा नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर हमारा करंट ईयर है 5-6, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 6-7। तो बोल रहा है ड्यूरिंग 6-7 ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू राइज 7 रुपीज पर यूनिट। अगले साल 2006-7 में हम लोग ये सोच रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़कर 7 रुपए पर यूनिट हो जाएगा, एंड फिक्स्ड कॉस्ट 2 रुपीज 55,000, और फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ के 55,000 हो जाएगा। अभी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, अभी फिक्स्ड कॉस्ट जो थी वो थी 50,000 रुपए, पर अगले साल हम लोग क्या सोच रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा 55,000 रुपए, यानी ये भी बढ़ जाएगा। आगे बोला क्या गया है देखिए, इफ सेलिंग प्राइस कैन नॉट बी इंक्रीज्ड what will be the amount of sales to maintain the profit of 5-6 मतलब करंट ईयर। बोल रहा अगर सेलिंग प्राइस हम लोग बढ़ा नहीं सकते, मे बी मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि आप सेलिंग प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते, अदरवाइज आपके जो कस्टमर्स है वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, आपके कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे, या मार्केट में डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, तो आप सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आप पिछले साल की तरह यानी कि 2005-6 की तरह ही प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो। तो बताइए आपको कितना सेल्स करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, यानी आप कितना सेल्स करोगे कि 2005-6 के बराबर का प्रॉफिट मेंटेन कर लो विदाउट इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। टेक्निकल है थोड़ा सा, पर आपको ये समझना है, अच्छा है, ये एग्जाम में आते हैं इस तरह के। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं, ये था नंबर 7। सेलिंग प्राइस तो आपको इंक्रीज करना नहीं है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, ₹10 क्वेश्चन में बोला गया था, जो कि 5-6 में था, आपको इंक्रीज नहीं करना। लेस, ऐसे लिखो, लेस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कौन सी वेरिएबल कॉस्ट, जो नई वाली वेरिएबल कॉस्ट है, 2006-7 की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 7 रुपीज। क्वेश्चन में बोला ना 6-7 में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 7 हो जाएगी। अगर आप चाहो तो इसको और अच्छे से ऐसे लिख सकते हो, न्यू वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, न्यू वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपए।
10 रुपए के सेलिंग प्राइस में से 7 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट चला गया, तो ये 3 रुपए क्या बचा, न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना, न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल कितनी हो जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट, 55,000। ठीक है, तो पीवी रेशियो एक बार निकाल लेते हैं। पीवी रेशियो ये है आपका कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो का फॉर्मूला एक होता है C/S इंटू 100, यानी कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है 3, सेल्स है 10 इंटू 100, यानी कि 30%। पहले पीवी रेशियो क्या चल रहा था हमारा करंट ईयर में जो पीवी रेशियो है वो कितना था 40%, लेकिन आने वाले साल में 2006-07 में हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं हमारा पीवी रेशियो कितना हो जाएगा 30%, यानी हमारा कंट्रीब्यूशन का प्रोपोर्शन कम हो जा रहा है। ठीक है, 30%। हमें प्रॉफिट उतना ही चाहिए जितना हमने करंट ईयर में कमाया था। करंट ईयर 5-6 में हमने कितना प्रॉफिट कमाया था, देखो करंट ईयर 5-6 में हमने 50,000 का प्रॉफिट कमाया था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 50,000 ही प्रॉफिट हमें मेंटेन करना है, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गई है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे रिक्वायर्ड या बजटेड सेल्स। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवा दिया था। क्या होता है फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो नेक्स्ट ईयर में है वो कितना, अच्छा यहाँ पर आप चाहो तो लिख लो 2006-07, यानी ये जो रिक्वायर्ड सेल्स है 2006-07 की है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड सेल कब की है 6-7। तो फिक्स्ड कॉस्ट अगले साल 2006-07 में बढ़ के कितनी हो जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी 55,000, ये क्वेश्चन में बोला है। प्रॉफिट आपको सेम मेंटेन करना है जो आपने 2005-06 में कमाया था, यानी कि 50,000, ये भी क्वेश्चन में बता दिया गया है ना। तो 55,000 प्लस 50,000, 55,000 प्लस 50,000, आपको समझ में आ रहा है। 55,000 जो है ये हमारी इंक्रीज्ड फिक्स्ड कॉस्ट है जो 2006-07 में हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। और बोला है हमें प्रॉफिट उतना ही मेंटेन करना है जितना लास्ट ईयर 2005-06 में हमने प्रॉफिट किया था, और ये भी बता दिया गया है 50,000। ठीक है, और पीवी रेशियो में हम लोग हमारा नया पीवी रेशियो लिखेंगे, यानी कि 30%, इसे डेसिमल में लिखेंगे कितना, 0.30। तो ये कितना आता है आप देखिए, $350,000। यानी नेक्स्ट ईयर आपको 3,50,000 रुपए की सेल्स करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ईयर आपको 3,50,000 रुपए की सेल्स करनी पड़ेगी, जिससे कि आप 50,000 का प्रॉफिट मेंटेन कर सको, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट यू आर नॉट इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, वेयर एज द पीवी रेशियो हैज गॉन डाउन। पीवी रेशियो आपका कम हो गया है, फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ गया है, फिर भी आपको 50,000 का अगर प्रॉफिट मेंटेन करना है तो आपको 3,50,000 की टोटल सेल्स करनी पड़ेगी। अगर यूनिट में बात करें तो रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स, तो सेम जैसा पहले करते थे वही करेंगे। 3,50,000 ये अमाउंट में है, इसे हम लोग 10 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है ₹10। तो हमारा कितना आ जाएगा 35,000 यूनिट्स, यानी 35,000 यूनिट्स हमें बेचना है 10 रुपए करके। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये होता है कंप्लीट। ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ना, इस फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर कई तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। ब्रेक इवन कैलकुलेट करना, मॉस कैलकुलेट करना, वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना, रिक्वायर्ड प्रॉफिट, रिक्वायर्ड सेल्स, ये सारी चीजें कैलकुलेट करना। साथ ही साथ अगले साल में कुछ चीजें बदल रही है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है, आपका कंट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, आपकी पीवी रेशियो बदल रही है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में आपको कितनी सेल्स करनी है ये भी पूछा गया था। तो ये जो प्रॉब्लम नंबर 1 है ना, ये अपने आप में एक ऐसा प्रॉब्लम है, अगर आप इसको अच्छे से समझ के सॉल्व करते हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो जाते हैं इन सारी चीजों में, तो इसका मतलब एग्जाम में ना जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें से काफी सारी चीजें इससे मिलती जुलती आएंगी।
क्योंकि ये प्रॉब्लम तो देखने में एक ही है, लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर, एक प्रॉब्लम के अंदर कई सारी चीजें आपको सीखने और देखने को मिलेगी, है ना। इस एक प्रॉब्लम में हमने कितने सारी चीजें को कैलकुलेट किया। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से करते हो, समझते हो, तो एग्जाम में यही सारी चीजें घुमा फिरा कर आपको दी जाएंगी। आपको बस फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए और उसका एप्लीकेशन इंप्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, हमने ये प्रॉब्लम कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या बोला गया है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। यहां पर देखिए बहुत अच्छी चीज बोली है, इंडिपेंडेंट सिचुएशन, यानी कि यहां पर जो 3 सिचुएशन बताई गई है ये तीनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब आपस में इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट। तो यहां पर ना 3 प्रोडक्ट दिए गए हैं, एक्स, एक दूसरा है वाई और एक तीसरा है जेड। ये 3 प्रोडक्ट्स है हमारे पास, एक्स वाई और जेड, ये तीनों का डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है। और ये जो तीनों प्रोडक्ट्स के डेटाज हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये सारे इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स है, ठीक है। समझ में आया आपको। और आपको क्या करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान को भरना है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ है खाली स्थान। यहां पर एक मुझे दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, फिर एक क्वेश्चन मार्क मुझे यहां दिख रहा है, एक क्वेश्चन मार्क मुझे यहां दिख रहा है, एक क्वेश्चन मार्क यहां दिख रहा है। यानी हर एक प्रोडक्ट में आपसे 2 चीजें पूछी गई है, हर एक प्रोडक्ट में आपसे 2 चीजें पूछी गई है, आपको उसका आंसर देना है। तो चलिए एक एक करके आंसर देते हैं। तो सबसे पहले अपने अपने कॉपी में लिख लीजिए प्रॉब्लम नंबर 2। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट एक्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि 3 अलग अलग प्रोडक्ट है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट एक्स के बारे में। तो देखिए प्रोडक्ट एक्स को सबसे पहले देखते हैं। प्रोडक्ट एक्स, बाकी प्रोडक्ट्स को अभी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट केस है। प्रोडक्ट एक्स में हमें जो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, सबसे पहली चीज वो है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, और दूसरा क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन का अमाउंट हमें दिया क्या गया है, ध्यान से देखिए, हमें दिया गया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स परसेंटेज, यानी ये जो 75 है ना, ये 75% के फॉर्म में है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में बोला है परसेंट। तो अगर सेलिंग प्राइस हमारी 20 रुपीज पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कितना है, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज है 75%। तो बताइए पीवी रेशियो कितना होगा, पीवी रेशियो कितना होगा बोलिए। ये तो मैंने आपको सिखाया ना, वेरिएबल कॉस्ट का जितना परसेंट होता है उसका ऑपोजिट रिमेनिंग रेसिप्रोकल क्या होता है, पीवी रेशियो। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, पीवी रेशियो, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, पीवी रेशियो 25%। एक्स का पीवी रेशियो कितना होगा 25%, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 75% है, तो पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, पीवी रेशियो हो जाएगा 25%, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला है देखते हैं। आगे बोला गया है फिक्स्ड कॉस्ट है 1,20,000 और प्रॉफिट और लॉस 30,000। 30,000 क्योंकि पॉजिटिव फिगर है तो हम लोग इसे प्रॉफिट मानेंगे, तो ये है हमारी प्रॉफिट। निकालना है हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बताइए कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं, देखिए ध्यान से, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग निकालते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें दिया गया है प्रोडक्ट एक्स का कितना है 1,20,000 और प्रॉफिट है 30,000। तो 1,20,000 प्लस 30,000 टोटल मिलाकर हो गए 1,50,000। ये 1,50,000 जो है ये हमारी हो गई कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अगर हमारी कंट्रीब्यूशन हो गई 1,50,000 और ये जो पीवी रेशियो है, ये पीवी रेशियो एक्चुअली में क्या होता है, ये पीवी रेशियो एक्चुअली में क्या होता है, ये नथिंग बट परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स। पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, पीवी रेशियो का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स। तो अगर पीवी रेशियो 25% है, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज सेल्स पे कितनी है 25%, यानी कि सेल्स का 25% क्या है कंट्रीब्यूशन, सेल का 25% क्या है कंट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है। तो अगर हमारे पास कंट्रीब्यूशन है
1,50,000, अगर हमारे पास कंट्रीब्यूशन है 1,50,000 और हमारे पास पीवी रेशियो है, तो हम लोग सेल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमें पीवी रेशियो का फॉर्मूला पता है भाई। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, है ना। तो पीवी रेशियो हमारे पास कितना है? 25%, 25%, 25%, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से यहाँ पर, क्योंकि राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो यहाँ पर डिवाइड हो गया। और कंट्रीब्यूशन हमने कितना निकाला? 1,50,000। और सेल्स को एस रहने देते हैं, क्योंकि सेल्स हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए? ये हो जाएगी आपकी 0.25 इक्वल्स टू 1,50,000 डिवाइडेड बाई सेल्स, ठीक है। तो यहां पर सेल्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आपकी जो कंट्रीब्यूशन है 1,50,000 है, और पीवी रेशियो आपका कितना है? पीवी रेशियो आपका कितना है? 25%। 25%, अभी हमने कैलकुलेट किया था पीवी रेशियो कितना? 25%। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए? कैलकुलेट करके बताइए। 6 लाख, ठीक है। इसका मतलब आपकी सेल्स कितनी हो गई? 6 लाख। तो प्रोडक्ट एक्स का एक फिगर निकल गया, ये निकल गया प्रोडक्ट एक्स का। अच्छा 6 लाख। अच्छा, हमें बोला गया है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड निकालने के लिए, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो आप देखिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? 20। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। कैसे निकालेंगे? टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो टोटल सेल अभी हमने निकाला कितना? 6 लाख। सेलिंग प्राइस कितनी है पर यूनिट? 20। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना हो जाएगा? 30,000 यूनिट्स। 30,000 यूनिट्स। तो पहला आंसर आ गया आपका एक्स में 30,000 यूनिट्स, ठीक है। दूसरा क्या निकालने के लिए बोला गया है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन तो हमने पहले ही निकाल लिया। कंट्रीब्यूशन कितना? 1,50,000, ये हमने पहले ही निकाल लिया। तो पहला जो आपका आंसर है, यहाँ पर देखो क्या बोला गया। फर्स्ट वाले में रोमन 1 और यहाँ पर रोमन 4 दिख रहा है आपको। फर्स्ट वाले क्वेश्चन की नंबरिंग जो है रोमन 1 है, और दूसरे वाले की है रोमन 4। तो हम लोग नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड में 1 और कंट्रीब्यूशन में 4 लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर 4 का, और ये हो गया हमारा आंसर 1 का, ठीक है। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 30,000 यूनिट्स, और कंट्रीब्यूशन जो है वो 1,50,000 रुपीज। ये दो चीजें बोली गई थी, ये दो चीजें हमने निकाल ली, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने निकाल ली, 1 और 4। तो एक्स का काम हो गया खत्म। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग वाई के बारे में बात करते हैं। वाई में भी आप देखो, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स 75% है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? 75%। इसका मतलब वाई की भी जो पीवी रेशियो है वो कितनी हो जाएगी? 25%। क्योंकि सेल का 75% अगर वेरिएबल कॉस्ट है, तो मतलब बाकी का 25% कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम लोग पीवी रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है? यहां पर हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए बोला गया। ऑल राइट, पर यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है? आपके पास कंट्रीब्यूशन दिया गया है 25,000, है ना। कंट्रीब्यूशन आपके पास कितना है? 25,000, और पीवी रेशियो कितनी है? 25%। तो ये आप आराम से निकाल लोगे। प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट वाई क्या करना है आपको?
सिंस वेरिएबल कॉस्ट since variable cost on sales equals to 75%, therefore PV ratio equals to 25%। पहले ये निकाल लो, ठीक है। therefore contribution on sales कितना होगा? पीवी रेशियो को ही तो बोलते हैं कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स। कितना हो जाएगा? 25%। कंट्रीब्यूशन एज पर प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूशन कितना दिया है देखिए, 25,000। तो अगर कंट्रीब्यूशन 25,000 है तो सेल्स कितना हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन है 25,000 रुपीज और कंट्रीब्यूशन की जो परसेंटेज है वो है 25%, जिसे हम लोग डेसिमल में लिख सकते हैं 0.25। तो सेल्स की अमाउंट कितनी हो जाएगी? जब आप कैलकुलेट करोगे तो सेल्स की अमाउंट आ जाएगी 1 लाख। सेल्स की अमाउंट आ जाएगी 1 लाख। अगर आप चाहो तो इसे ना पीवी रेशियो वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? C/S × 100, ठीक है। तो पीवी रेशियो कितना था आपका? 25%। कंट्रीब्यूशन आपके पास कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 25,000 डिवाइडेड बाई सेल्स को S रहने दो इंटू 100। तो यहाँ पर 100 को डिवाइड करेंगे 25/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25,000 बाई S 0.25 S इक्वल्स टू 25,000। S मतलब सेल्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 25,000 बाई, घूम फिर कर बात वही होगी। अगर आप पीवी रेशियो के फॉर्मूला को भी अप्लाई करते हो तो अल्टीमेटली आंसर आपका वही आएगा। सेल्स कितना? 1 लाख, ठीक है। तो जैसे आपको ठीक लगे आप अपने तरीके से कर लो। मैथमेटिक्स है, ये सारी चीजें जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है और बाकी कैलकुलेशन आपको करना है। तो एक तो हमारा निकल गया। सेलिंग प्राइस पर यूनिट बोला गया है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको निकालना है। क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो यहां पर आपको पहला चीज पूछा गया है नंबर 2 में सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और दूसरा क्या पूछा गया है? प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस पूछा गया, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना बताया गया है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है 10,000। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना है? 10,000। तो आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकालोगे? टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड। यानी कि आपने टोटल कितने का सेल किया? ऊपर हमने कैलकुलेट किया 1 लाख। 1 लाख का आपने सेल किया और टोटल यूनिट्स कितने आपने बेचे? 10,000 यूनिट्स आपने सोल्ड किया, ये क्वेश्चन में बताया है। तो 1 लाख रुपए का आपने बेचा 10,000 यूनिट को, तो इसका मतलब पर यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है? 10। पर यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है? 10। अच्छा, ये तो आपका निकल गया सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। फिर आपको प्रॉफिट या लॉस बताने के लिए बोला गया है। अच्छा, आप देखो ध्यान से, फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया गया है वाई में? वाई के केस में फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया गया है? 10,000। दिख रहा है आपको? 10,000। कंट्रीब्यूशन आपका 25,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 है, तो आराम से आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन तो दिया गया था ना 25,000,
फिक्स्ड कॉस्ट भी बता दिया गया क्वेश्चन में 10,000, तो प्रॉफिट तो वैसे ही आपका आसानी से निकल जाएगा 15,000। तो ये जो y है इसमें 2 में निकल गया आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट और 4 में प्रॉफिट। तो इसको भी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो प्रॉफिट है इसमें मैं नंबर 4 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये प्रोडक्ट y समझ आ रहा है आपको। तो प्रोडक्ट y भी हो गया, प्रोडक्ट y के भी दोनों आंसर हमने निकाल लिए। अब लास्ट बचा हमारा प्रोडक्ट z। प्रोडक्ट z, प्रोडक्ट z में देखो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज पूछा गया है नंबर 3 में, और नंबर 5 में पूछा गया है फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारा जो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है वो बता दिया। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना है, 5,000 यूनिट आपने बेचा है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 30 रुपए करके। ठीक है, इसके बाद कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर बता दिया गया है, और प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले इसमें इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, बहुत ही आसान है। इनकम स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही बताया था, एग्जाम में भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं बोलिए, सेल्स यहाँ लिखते हैं, फिर लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, फिर हमारे पास आ जाती है कंट्रीब्यूशन, फिर हम लोग माइनस करते हैं क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, फिर हमारे पास क्या आ जाती है, प्रॉफिट। ये है इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। ठीक है, अब एक एक करके पुट करते हैं। तो सेल्स में क्या आएगा, देखो 5,000 यूनिट जेड का बेचा गया है। जेड का कितना यूनिट हमने बेचा, 5,000, कितने रुपए करके, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 30, तो 5,000 इंटू 30, चलो ठीक है, 5,000 इंटू 30 कितना हो गया भाई, 1,50,000। ठीक है, इसके बाद और क्या बताया गया, देखो कंट्रीब्यूशन बता दिया 50,000 है, और प्रॉफिट बता दिया 15,000 है। ठीक है, प्रॉफिट हमें बता दिया गया है 15,000, कंट्रीब्यूशन है 50,000। तो अब ध्यान से देखिए इस फिगर को और आप बताइए, अगर सेल है 1,50,000 और कंट्रीब्यूशन है 50,000, तो बताइए वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा। ये आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, है ना। अगर सेल है 1,50,000 और कंट्रीब्यूशन है 50,000, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 1,00,000, माइनस करके निकाल लो। इसी तरीके से वापस आप देखो, कंट्रीब्यूशन है 50,000 और प्रॉफिट है यहाँ पर बताया गया 15,000, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, ये भी आप निकाल लो माइनस करके बैलेंसिंग फिगर से, कितना हो जाएगा 35,000। सारे फिगर आपके पास निकल गए। आगे क्या बोला है, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज निकालना है। वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज निकालना है सेल्स के ऊपर, और फिक्स्ड कॉस्ट बताना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो ऑलरेडी निकल गया ना इनकम स्टेटमेंट में, सेकंड जो है फिक्स्ड कॉस्ट तो ऑलरेडी निकल गया इनकम स्टेटमेंट में, है ना। अच्छा, हमें निकालना है वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज। तो ये आंसर तो आ गया आपका 5 का आंसर हो गया। फिर आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑन सेल्स, ये आपको निकालना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, वेरिएबल कॉस्ट बाई सेल्स इंटू 100 कर दो। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 1,00,000 डिवाइडेड बाई सेल्स कितना है, 66.67% आएगा ये अप्रॉक्स।
ये आपका आ गया नंबर 3। तो हमें नंबर 3 में पूछा गया था वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज ऑन सेल्स, और 5 में पूछा गया था फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये भी हमने निकाल दिया, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज भी हमने निकाल दिया, और 5 में फिक्स्ड कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली इनकम स्टेटमेंट से निकल गया। तो आपका जो Z का जो सोल्यूशन था ये भी हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको? ये सारे के सारे जो भी हमने कैलकुलेशंस किए प्रोडक्ट X, Y एंड Z, आपने ये जरूर देखा होगा कि हमने सारे के सारे उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज किए जो मैंने आपको रिवीजन के स्टार्टिंग में बताया था, है ना? और जितने भी फिगर्स थे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अच्छा, यहाँ पर 2 फिगर 4 में है। ठीक है, 4 में ना यहाँ 2 फिगर है, आप ध्यान देना। प्रोडक्ट X में भी एक 4 है और प्रोडक्ट Y में भी एक 4 है। तो यहाँ पर टाइपिंग एरर है, जो भी है आप ध्यान देना। जितने भी मिसिंग फिगर्स थे वो मैंने आपको सोल्यूशन में निकाल कर दिखा दिया। ठीक है, तो इसी तरीके के प्रॉब्लम आपको इस चैप्टर में मार्जिनल कॉस्टिंग में पूछे जाएंगे। आई होप आपको आज की जो ये लेक्चर थी ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। मैंने क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर बनाया है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आपको समझा पा रहा हूँ क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है। अदरवाइज अपने रेगुलर लेक्चर में मैं जितने भी फॉर्मूलाज आपको मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में बताए थे, रेगुलर लेक्चर में मैं ये सारे के सारे फॉर्मूलाज की डेरिवेशन और मीनिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि स्टूडेंट को याद ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में सारी चीजें छप जाए। तो पर मैं आपको अभी उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम सामने है, समय कम है, तो इसलिए मैंने फटाफट से आपको फॉर्मूला दिखा दिए। आप इसे नोट कर लो अगर आपके पास नहीं है तो। और 2 प्रॉब्लम जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कराया, वैसे तो देखिए इस चैप्टर में कई सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारी वैरायटीज हो सकती है, लेकिन अगेन टाइम की कंस्ट्रेंट है तो इसके वजह से मैंने 2 अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम को मैंने सेलेक्ट किया आपके रिवीजन लेक्चर के लिए। और प्रॉब्लम मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किए कि प्रॉब्लम के अंदर कई सारी चीजें कवर हो जाए। जैसा कि आपने देखा प्रॉब्लम नंबर 1 में बहुत सारे कैलकुलेशंस एक साथ ही आपको निकालने थे, तो प्रॉब्लम नंबर 1 अगर आप करते हो अच्छे से समझ के तो बहुत सारे कैलकुलेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके से प्रॉब्लम नंबर 2 में भी हमें 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग फिगर्स फाइंड आउट करने थे, तो प्रॉब्लम नंबर 2 में भी सारे के सारे कैलकुलेशन अगर आप समझ के अच्छे से करते हो तो यहाँ भी आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। तो आप इन दोनों को अच्छे से प्रॉब्लम को घर पे कर लेना। इसके अलावा आपने जहां पर भी क्लासेस ले रखी थी, जिस भी टीचर के नोट्स को आपने फॉलो किया था या जिस भी ऑथर के टेक्स्ट बुक को आपने फॉलो किया था, वहां से भी प्रॉब्लम्स और सॉल्व इलस्ट्रेशंस वगैरह आप थोड़ा सा रेफर कर लो अगर आपके पास समय है, टाइम अलाउ करता है तो, ताकि और ज्यादा वैरायटीज आप कवर कर लो, एग्जाम आपकी और बेहतर जाए। आई होप आपको हमारा ये रिवीजन लेक्चर पसंद आया होगा, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी सी और बेहतर हुई होगी। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस लेक्चर को शेयर करना ना भूले। सभी के एग्जाम्स है, सभी को रिवीजन की जरूरत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।